नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम द्वितीय नगरीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने महाजनपद काल शुरू कर दिया था और उसमें हमने महाजनपद के जो 16 महाजनपद थे, उसके नाम देख लिए थे और वो कहाँ-कहाँ स्थित है ये देख लिया था। आज हम उसे जो महाजनपद है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको सफल होने के लिए लगातार मेहनत करनी है। मेहनत जितनी करोगे उतनी ही सक्सेस आपको मिलती जाएगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटते हैं, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, मगर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए फिर से वो मेहनत करता है और अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो। क्योंकि दुनिया दोस्तों सफल व्यक्ति के पीछे ही आगे पीछे घूमती है। तो आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है दोस्तों। रोज़ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को साथ-साथ लेके चलना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला महाजनपद काल अवंती। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम। अवंती पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? अवंती पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र है। इसके कितने भाग थे? इसके दो भाग थे। एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैनी थी और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी महिष्मती थी। तो जो अवंती है उसके कितने भाग थे? दो भाग थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी उज्जैनी थी और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी महिष्मती थी। उसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती। इन दोनों राजधानियों के बीच में वैत्रवती या वैत्रायणी नदी बहती थी, यानी कि ये उत्तरी अवंती था और ये दक्षिणी अवंती था। तो इन दोनों के बीच में वैत्रवती या वैत्रायणी नदी बहती थी। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? वैत्रायणी या वैत्रवती नदी बहती थी। उत्तरी अवंती और ये दक्षिणी अवंती। तो ये उज्जैनी और यहाँ पे इसकी राजधानी महिष्मती। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रद्योत थे। बुद्ध के जो समकालीन थे वो अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे। अवंती के राजा चंड प्रद्योत का संबंध वत्स और मगध दोनों महाजनपदों से था। जो अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे उनका संबंध किस किस से महाजनपद से था? उनका संबंध वत्स से भी था और मगध महाजनपद से भी था। मगध के शासक बिंबिसार थे और वत्स के शासक उदयन थे। जो मगध के शासक थे वो थे बिंबिसार और जो वत्स के थे वो थे उदयन। तो मगध शासक बिंबिसार ने, तो मगध के साथ संबंध देखते हैं हम। तो मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य, कौन था उनका राज्य वैद्य? जीवक को, जो चंड प्रद्योत थे उनके दरबार में भेजा था और जीवक ने चंड प्रद्योत को पांडु रोग से मुक्त किया था। पांडु रोग एक तरह का पीलिया जैसा रोग होता है, उससे मुक्त करा था किसने? जीवक ने। जो किसका राज्य वैद्य था? बिंबिसार का। तो इसको वापस से देखो एक बार कि मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जो जीवक था उनका राज्यवैद्य, उनको प्रद्योत के दरबार में भेजा था। जो चंड प्रद्योत थे उनके दरबार में भेजा था, क्योंकि चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था और पांडु रोग से मुक्त करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था। चंड प्रद्योत को भास ने महासेन कहा। जो चंड प्रद्योत थे उनको भास ने क्या कहा था? महासेन। और जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें उनको चंड कहा है। चंड प्रद्योत को चंड प्रज्योत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मगध के साथ संबंध था किसका? जो अवंती के राजा हैं चंड प्रद्योत का संबंध वत्स और मगध दोनों से था। सॉरी, मगध के शासक कौन थे? बिंबिसार। मगध के शासक कौन थे? बिंबिसार। तो उनका संबंध, जो चंड प्रद्योत था उनका संबंध बिंबिसार से भी था। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? जो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। ये हम मगध पढ़ेंगे तब उसमें पूरी डिटेल देखेंगे। तो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। उन्होंने चंड प्रद्योत के भय से राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। यानी कि चंड प्रद्योत थे जो अवंती के राजा थे, उनका इतना भय था कि जो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हैं उन्होंने राजगृह का दुर्गीकरण करवा दिया था। यानी कि चंड प्रद्योत के भय से राजगृह का दुर्गीकरण
करवा लिया था। राजगृह क्या थी, ये जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। ये बिंबिसार है दोस्तों, और एक बिंदुसार आएगा। बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें बिंदुसार आएगा, और ये क्या है? बिंबिसार। ये कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार कहाँ के शासक थे? मगध के, और इनका पुत्र था अजातशत्रु। अब हम देखते हैं वत्स महाजनपद से अवंती के संबंध। जो वत्स महाजनपद है, पहले हमने अब मगध का देखा था, अब हम देखते हैं वत्स महाजनपद से अवंती का संबंध। उदयन के साथ अपनी पुत्री वासुवदता का विवाह कर जो मैत्री स्थापित कर ली थी। उदयन के साथ अपनी पुत्री वासुवदता का विवाह कर मैत्री स्थापित कर ली थी। इसका उल्लेख भास ने स्वपन वासवदता नाटक में भी किया है। इसका उल्लेख किसमें किया है? स्वपन वासवदता नाटक में भी किया है। ये वासवदता कौन थी? चंड प्रद्योत की पुत्री थी। चंड जो प्रद्योत थे उनकी पुत्री थी। जो ये वासुवदता है, तो उदयन के साथ अपनी पुत्री, किसकी पुत्री? चंड प्रद्योत की पुत्री। चंड प्रद्योत की पुत्री वासुवदता का विवाह कर मैत्री स्थापित कर ली थी। किसने मैत्री स्थापित कर ली थी? चंड प्रद्योत ने। किसके साथ? उदयन के साथ विवाह कर लिया था। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासुवदता का विवाह उदयन के साथ कर दिया था और मैत्री स्थापित कर ली थी। इसका उल्लेख भास ने स्वपन वासवदता नाटक में किया था। भास ने लिखा था स्वपन वासवदता नाटक, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो हर्ष के नाटक है रत्नावली और प्रियदर्शिका, उनमें भी इनका उदयन का और वासुवदता का उल्लेख मिलता है हमें। किस किस में मिलता है हमें? उदयन और वासुवदता का उल्लेख। जो चंड प्रद्योत की पुत्री थी वासुवदता, इन दोनों का उल्लेख हमें स्वपन वासवदता जो भास ने लिखी थी उसमें, और हर्ष के नाटक रत्नावली और प्रियदर्शिका, इनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रतीक योगधरायण में भी उदयन और वासुवदता की प्रेम कहानी है। वासवदता और जो उदयन है उनकी प्रेम कहानी का वर्णन प्रतिज्ञा योगधरायण नाटक में भी मिलता है। अब हम देखते हैं आगे। चंड प्रद्योत ने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध भिक्षु महाकात्यायन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जो चंड प्रद्योत थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध भिक्षु महाकात्यायन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चंड प्रद्योत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं आ सके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अवंती में बुद्ध कभी आए थे क्या? तो बुद्ध कभी अवंती नहीं आए। ये देख लेना आप कि बुद्ध कभी भी अवंती नहीं गए, क्योंकि उनकी जो कुछ तबीयत ऐसी खराब थी जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। तो चंड प्रद्योत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध अवंती नहीं गए। बुद्ध अवंती नहीं गए। तो आप देखो दोस्तों, जो चंड प्रद्योत हैं वो कहाँ के शासक थे? अवंती के शासक थे। चंड प्रद्योत कहाँ के शासक थे? चंड प्रद्योत थे अवंती के शासक। अवंती के शासक थे चंड प्रद्योत, और चंड प्रद्योत की पुत्री थी वासुवदता या वासुवद। चंड प्रद्योत की पुत्री वासुवदता थी, वासुवद बोलते हैं जिसको। और जो चंड प्रद्योत हैं उनके संबंध मगध के साथ भी थे और उनके संबंध वत्स के साथ में थे। तो मगध के राजा थे बिंबिसार, और मगध का जो बिंबिसार थे उनके पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने चंड प्रद्योत से राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। और जो वत्स के साथ संबंध थे, किसके? चंड प्रद्योत के, यानी कि अवंती के वत्स के साथ संबंध थे। तो वत्स महाजनपद था, उसके साथ क्या संबंध थे? उदयन के साथ उसकी पुत्री वासुवदता का विवाह, यानी कि उदयन के साथ में जो चंड प्रद्योत थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ में कर दिया था। इसका उल्लेख हमें भास ने लिखी है स्वपन वासवदता नाटक, उसमें मिलता है। हर्ष के नाटक रत्नावली प्रियदर्शिका में भी मिलते हैं, और प्रतिज्ञा योगांधरायण में भी वासुवदता और उदयन की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। जो चंड प्रद्योत थे उनके जीवन के अंतिम समय में जो महाकात्यायन भिक्षु थे, महाकात्यायन के उनके प्रभाव में आकर चंड प्रद्योत ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और चंड प्रद्योत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनकी शारीरिक जो कमजोरी थी या उनके तबीयत खराब होने की वजह से वो वहाँ अवंती नहीं जा सके थे, अवंती नहीं गए। अब हम देखते हैं आगे चंड प्रद्योत के उत्तराधिकारी। चंड प्रद्योत के उत्तराधिकारी पालक, विशाखपयु, अजक और नंदीवर्धन, ये जो थे
ये चंड प्रद्योत के उत्तराधिकारी थे। तो कौन कौन से थे? पालक था, जो वत्स की राजधानी कौशाम्बी को अपने अधिकार में किया, और परिशिष्ट पर्व ऐसा कहता है कि जो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में किसने करा था? पालक ने करा था। ऐसा कौन बताता है? परिशिष्ट पर्व बताता है ऐसा कि जो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है उसको अपने अधिकार में किया था। पालक के बाद में उनके उत्तराधिकारी विशाखपय हुए, फिर अजक हुए, फिर नंदी वर्धन हुए। इस तरह से इनके चंड प्रद्योत के उत्तराधिकारी हुए। और जो महात्मा बुद्ध हैं उसके समकालीन शासक हुए। यानी कि ये क्वेश्चन भी बनता है कि महात्मा बुद्ध के जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें प्रसेनजित आएगा, चंड प्रद्योत आएगा और अजातशत्रु आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएंगे? महात्मा बुद्ध के समकालीन में प्रसेनजित आ जाएगा, चंड प्रद्योत आ जाएगा, जो अवंती के शासक चंड प्रद्योत थे। अजातशत्रु मगध के शासक थे और प्रसेनजित ये सब किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो ये याद रखना आप। ये 3 ये दे देते हैं और एक और अलग नाम दे देंगे, जैसे एक बिंबिसार दे देंगे। तो आपको इसमें से छाँटना पड़ेगा तो कौन-कौन से आ जाएंगे? प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, चंड प्रद्योत थे और अजातशत्रु थे। अब आगे देखते हैं। अवंती ने वत्स को अपने अधिकार में कर लिया था। अवंती ने वत्स को अपने अधिकार में कर लिया था और अब शिशुनाग ने अवंती का विलय मगध में कर लिया, तो अवंती और वत्स दोनों मगध का भाग बन गए थे। यानी कि जो अवंती है, अवंती ने वत्स को अपने अधिकार में कर लिया था। जो वत्स महाजनपद आएगा उसको अवंती ने अपने अधिकार में कर लिया था। अवंती के शासक कौन थे? चंड प्रद्योत थे। तो वत्स को अपने अधिकार में कर लिया था इन्होंने, और अब शिशुनाग ने अवंती का विलय मगध में कर लिया था। जो मगध के शासक शिशुनाग हुए तो उन्होंने अवंती का विलय किस में कर दिया? मगध में कर लिया। तो अवंती और वत्स दोनों किस में विलय हो गए? मगध में, मगध का भाग बन गए थे। यानी कि अवंती भी मगध का भाग बन गया और वत्स भी मगध का भाग बन गया, क्योंकि वत्स को अवंती ने पहले कर लिया था और शिशुनाग ने अवंती को कर लिया, तो वत्स उसके अनुसार दोनों ही आ जाएंगे, अवंती और वत्स दोनों मगध का भाग हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं अस्मक। दूसरा महाजनपद कौन सा आ जाएगा? अस्मक। केवल अस्मक महाजनपद दक्षिण भाग में स्थित, भारत में स्थित था। यानी कि जो दक्षिण भारत है उसमें गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद स्थित था? अस्मक। और अस्मक की भी 2 राजधानियां थी। अस्मक की भी विंध्यन श्रेणी में दक्षिणी गोदावरी यहाँ की मुख्य नदी थी। जो विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में जो अस्मक स्थित था और जो गोदावरी नदी यहाँ की मुख्य नदी थी। तो यहाँ पे 2 राजवंश थे, यानी कि अलका, जिसको मूलक भी बोलते हैं, और एक अस्मक। एक अलका या मूलक और एक अस्मक। यहाँ दोनों ही जगह इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। अलका पे भी, अलका जिसको मूलक बोलते हैं वहां पे भी, और एक अस्मक पे भी। दोनों जगह ही इक्ष्वाकु वंशी शासन था। जो मूलक था उसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी, और जो अस्मक था उसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। ये 2 भागों में था। अस्मक कितने भागों में था? अस्मक 2 भागों में था। एक तो अलका या मूलक बोलते हैं, दूसरे को अस्मक बोलते हैं। जो अलका और मूलक है वो उसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी, और जो अस्मक था उसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। जो दीर्घ निकाय के आधार पर इन दोनों क्षेत्रों पर इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। इन दोनों ही क्षेत्रों पर किसका शासन था? इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। अस्मक और अवंती दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अस्मक पराजित हो गया था। जो अस्मक और अवंती है उन दोनों के मध्य क्या हुआ? दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था, अस्मक के और अवंती के मध्य। और अस्मक दोनों, तो जिसमें कौन सा पराजित हो गया था? अस्मक पराजित हो गया था और अवंती विजित हो गया था। और अस्मक का विलय अवंती में कर दिया गया। जो अस्मक है इसका विलय किसमें हो गया था? अवंती में हो गया था। अभी हमने अवंती पढ़ा था, उसमें इस अस्मक का विलय अवंती में कर दिया गया था। अस्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीता था। जो अस्मक के राजा थे अरुण, उन्होंने किसको जीता था? कलिंग को जीता था। तो अब अस्मक समझ में आ गया। अस्मक के 2 भागों में था, एक मूलक और एक अस्मक। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, और जो अस्मक थी उसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, और ये गोदावरी नदी बीच में बहती थी। दीर्घ निकाय के आधार पर इन दोनों क्षेत्रों पर इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। अस्मक और अवंती दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अस्मक पराजित हो गया था, ये क्षेत्र पराजित हो गया। और इसके बाद में अवंती जो था, अवंती का अस्मक का विलय किसमें कर लिया? अवंती में कर लिया। अब हम देखते हैं वत्स महाजनपद। जो वत्स महाजनपद है वो इलाहाबाद या बांदा जिले में स्थित है। वर्तमान जो इलाहाबाद है और जो बांदा जिला है उसमें स्थित है ये। वत्स की राजधानी कौशाम्बी
थी। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर भी कहा जाता था। सूती वस्त्रों के लिए भी ये प्रसिद्ध थी। जो वत्स है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए। कौशाम्बी में जो घोषित श्रेष्ठी हैं उन्होंने श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था। जो कौशाम्बी के घोषित श्रेष्ठी थे उन्होंने श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया और बुद्ध को रहने के लिए घोषित राम विहार विहार कौशाम्बी में बनवाया। जो घोषित राम विहार है वो कौशाम्बी में किसने बनवाया था? घोषित श्रेष्ठी ने बनवाया था। और यहीं पर उद्यान का राजप्रसाद बना हुआ है। जो घोषित राम विहार है कौशाम्बी में ही जो उद्यान है उनका भी राजप्रसाद बना हुआ है। तो वापस से देखो इसको, कौशाम्बी में घोषित श्रेष्ठी ने श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया और बुद्ध को रहने के लिए घोषित राम विहार कौशाम्बी में बनवाया था। तो कौशाम्बी गए हुए हैं महात्मा बुद्ध और घोषित राम विहार किसने बनवाया था? जो घोषित राम विहार है वो घोषित श्रेष्ठी ने बनवाया था। ये विहार किसने बनवाया था? ये विहार घोषित श्रेष्ठी ने बनवाया था। यहाँ पर उद्यान का राजप्रसाद भी बना हुआ है। कहाँ? कौशाम्बी में। गौतम बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा पौरव वंश का उद्यान था। जो गौतम बुद्ध हैं उनके समकालीन थे वत्स के राजा पौरव वंश के उदयन। जो वत्स का राजा पौरव वंश है उसके जो उदयन है वो किसके समकालीन थे? महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कौन? उदयन। और उनके वंश का नाम था पौरव। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल है उन्होंने भी उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। किसने किया था उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित? पिंडोल ने। उदयन को भास ने वैदेही पुत्र कहा। जो उदयन है उनको भास ने क्या कहा है? वैदेही पुत्र। उदयन को हाथियों का शौक था। उदयन के पास बड़ी हाथी सेना थी। हाथियों का शिकार भी करते थे। उनके उदयन के पास में घोषित जो घोष वीणा वाद्य यंत्र था वो बजाते थे तो हाथी उसे सम्मोहित हो जाते थे। तो घोष वीणा वाद्य यंत्र किसके पास था? उदयन के पास था। और जब वो इसको बजाते थे तो हाथी सम्मोहित होकर उनके पास चले आते थे उदयन के पास में। उदयन के अन्य राज्यों से क्या संबंध थे? चंड प्रद्योत की पुत्री वासुवदत्ता का विवाह उदयन के साथ हुआ, ये हमने देख लिया है। भास के अनुसार मगध के राजा दर्शन की जो बहन पद्मावती है उनका भी विवाह उदयन के साथ में हुआ था। वंग प्रदेश की राजकुमारी जो मृगनयनी है उनसे भी उदयन ने विवाह किया। और अंग के साथ दृढ़ वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका से भी उदयन ने विवाह किया। इस तरह ये अन्य राज्यों से संबंध थे उदयन के। उदयन के मंत्री थे योगधरायण। कौन थे उदयन के मंत्री? योगधरायण। वो बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे और इन पर कवि भास ने प्रतिज्ञा योगधरायण ग्रंथ भी लिखा है। किसने लिखा है? भास ने। कौन सा ग्रंथ लिखा है? प्रतिज्ञा योगधरायण ग्रंथ भी लिखा है। ये आप याद रखना कि प्रतिज्ञा योगधरायण ग्रंथ किसने लिखा है? भास ने। और स्वपन वासुवदत्ता ये भी भास ने लिखी थी। तो आप ये याद करते रहना जो मैं बीच बीच में ये बता रही हूँ। अब आ जाएगा अपना चेदी वंश। ये बुंदेलखंड और उसके सीमावर्ती भाग का क्षेत्र है। इसकी राजधानी सोथीवती या सुक्तिमती है। चेदी वंश की राजधानी सोथीवती या सुक्तिमती। प्रमुख शासक शिशुपाल हुए थे जो श्री कृष्ण महाभारत कालीन शिशुपाल यहाँ के प्रमुख शासक थे जो श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। श्री कृष्ण ने इनका शिशुपाल का वध कर दिया था। चेदी वंश की एक शाखा है कलिंग। चेदी वंश की एक शाखा कलिंग में विस्थापित हुई महामेघ वंश के रूप में। कौन से वंश के रूप में? महामेघ वंश के रूप में। महामेघ वंश के प्रसिद्ध शासक कौन हुए थे? खारवेल। इस वंश के प्रमुख शासक कौन हुए थे? खारवेल। कलिंग में जहां एक शाखा महामेघ वंश स्थापित हुई इसके शासक खारवेल थे। चेदी महाजनपद दो प्रमुख क्षेत्रों में बटा था, एक त्रिपुरी और एक सहजाति। दो प्रमुख क्षेत्रों में बटा था। चेदी के अन्य शासक उपचर का भी उल्लेख मिलता है। उपचर के 5 पुत्रों ने 5 क्षेत्र स्थापित किए थे जिसमें हस्तिनापुर, अहिछत्रपुर, द्वादरपुर और अंग और सिंहपुर ये सब थे। चेदी के जो 5 पुत्र थे उन्होंने 5 क्षेत्र स्थापित किए, हस्तिनापुर, अहिछत्रपुर, द्वादरपुर, अंग और सिंहपुर। तो इस तरह अपनी ये क्लास कंप्लीट हो गई आज। और हमने 4 अवंती और उसके बाद में देखा अश्मक, अस्मक के बाद में देख लिया है वत्स और चेदी। ये सब हमने देख लिए हैं आज की क्लास में। इसके आगे के दूसरी क्लास में देखेंगे। 2 क्लास और होगी अपनी, फिर महाजनपद पूरा हो जाएगा दोस्तों। आप ये डिटेल से पढ़ते ही रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना इनको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सफलता लेनी है। तो हम इनको छोड़ नहीं सकते, तो आप पढ़ते रहना दोस्तों। और नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट भी करके बताना कि आपको ये क्लासें कैसी लगती हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट भी करना दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों।